Welcome to all of you in the course of manufacturing processes in the fifth lecture. Today we are going to discuss design of gating elements. Design of gating elements. Design of gating elements. We are going to discuss design of pouring basin, sprue, runner, gate for today's session. So first of all, we just look at the gating elements of the sand casting process. So this is go box, this is drag, this is pouring basin, this is sprue, this is runner, and this is gate. Today we are going to discuss all of these elements of gating elements. So first of all, started with what is the objectives of the gating डिजाइन. ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गेटिंग डिजाइन. तो हमारा क्या क्या टारगेट होना चाहिए डिजाइन करने से पहले. तो पहली बात ये है कि आपका जो लिक्विड मेटल है वो मोल्ड कैविटी के अंदर स्मूथली फ्लो हो सके विथ ऑप्टिमम वेलोसिटी, सो दैट कि आपका किसी तरीके का टर्बुलेंस ना हो और स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल ना हो. तो आपका पहला चीज़ क्या है कि ऑप्टिमम वेलोसिटी से आपका लिक्विड मेटल जो है वो पूरे गेटिंग एलिमेंट से फ्लो होना चाहिए और आपका लिक्विड मेटल के अंदर कोई भी टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग नहीं होनी चाहिए. सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो प्योर लिक्विड मेटल है, वो प्योर मोल्ड कैविटी के अंदर फिल हो सके. प्योर का मतलब होता है कोई भी उसमें फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एलिमेंट्स उसमें ऐड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ना ही किसी तरीके का गैस इन्वॉल्व होना चाहिए, गैस इंसर्ट होना चाहिए, ना ही किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, मतलब कि किसी तरीके का एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना आए, जिससे कि किसी तरीके का कोई डिफेक्ट ना बने. ये तो हो गया थर्ड जो है आपका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होना चाहिए कि मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड आप अचीव कर सको. अब कास्टिंग यील्ड होता क्या है? कास्टिंग यील्ड होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टू बी कास्टेड, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटल inserted or feeded or poured in the mold or gating element. The VC plus VG, that is, this is the casting product which we are required, VC, and VG is the volume of the material which is already also solidified in the gating element, such as in the riser, in runner, in sprue, in basin. These all volumes are VG, and C is the casting product. So casting yield should be maximized. So these are the objectives of the gating design. So started with the design of
डिजाइन ऑफ पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन, तो पोरिंग बेसिन का आप जैसा शेप देख पा रहे हो इस तरीके का शेप है। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बना रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, ये पार्ट जो है ये स्प्रू का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका स्प्रू। तो स्प्रू का जो एंट्री डायमीटर है ये जो है डी होगा, ये डायमीटर जो है ये है डी। तो इसके बेसिस पर डिजाइन की जाती है स्प्रू, सॉरी पोरिंग बेसिन। तो पोरिंग बेसिन जो होता है वो कितना होता है, इसकी जो हाइट होती है वो होता है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द एंट्री ऑफ द स्प्रू। ये हो गया हाइट। इसका जो कर्वेचर होता है, इसका कर्वेचर 25 टाइम्स आर क्या हो गया D/2। तो इसका जो कर्वेचर होता है वो 25 टाइम्स आर होता है। अब इसका कर्वेचर इस तरीके से क्यों देते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बताया कि इस तरीके से इसलिए देते हैं कि आपका मटेरियल जब यहाँ पे आप मोल्टेन मेटल फिल करोगे तो मोल्टेन मटेरियल स्मूथली आपके स्प्रू में फ्लो करे, ताकि किसी तरीके का मटेरियल सैंड इरोजन ना हो। क्योंकि किसी न किसी एक आप हाइट से पोर करोगे तो हो सकता है कि आपका मोल्डिंग सैंड यहाँ से इरोड हो और इरोड होके उसके साथ मोल्टेन मटेरियल के साथ मिक्स हो। तो इसलिए करते हैं कि आपका मोल्टेन मटेरियल ईजिली स्मूथली फ्लो होता हुआ स्प्रू में चला जाए। तो ये हो गया डिज़ाइन। अब ये इस तरीके का ही शेप ऐसा क्यों है, तो इस तरीके का शेप ऐसा क्यों है, तो ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पर है, जिससे कि इस तरीके का अगर आप शेप लेते हो, इस तरीके की डिज़ाइन लेते हो तो मिनिमम टर्बुलेंस होता है और मिनिमम इरोजन होता है, जिससे आपका लिक्विड मेटल इजीली आपका स्प्रू के अंदर फ्लो करता है। तो इसका हाइट कितना हो जाना चाहिए 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और इसका कर्वेचर 25 टाइम्स ऑफ आर, और ये जो आपका स्प्रू का डी क्या है, स्प्रू का इनलेट डायमीटर। तो ये हो गया आपका पोरिंग बेसिन। नेक्स्ट जो है डिजाइन ऑफ स्प्रू, डिजाइन ऑफ स्प्रू। तो स्प्रू का डिजाइन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख रहे हो कि स्प्रू मैंने कोनिकल बनाया हुआ है, स्प्रू कोनिकल बनाया हुआ है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो स्प्रू कोनिकल है, टैपर्ड है। तो स्प्रू टैपर्ड लेने का रीज़न क्या है, अगर हम सपोज हम स्प्रू जो है स्ट्रेट लेते हैं और एक कोनिकल लेते हैं तो होता क्या है, स्ट्रेट भी तो ले सकते हैं, कोनिकल भी ले सकते हैं। तो जब आप स्ट्रेट लोगे और लिक्विड मेटल जब आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो लिक्विड मेटल जैसे ही फ्लो होगा नीचे की तरफ तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा, A/V। कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप A1 मानते हो, 2 मानते हो तो A1 V1 A2 V2 अगर लगाते हो तो V2 क्या है, ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम होगा। तो ये इसका जो शेप होगा फ्लो का वो इस तरीके से होगा, मतलब लिक्विड मेटल जो फ्लो होगा कुछ इस तरीके के पाथ पर होगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया जो वैकेंट रह गया है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। मतलब जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर इस एरिया में डेवलप होगा। तो होगा क्या कि जो सराउंडिंग में मोल्डिंग सैंड है उससे क्या होगा, वो उसके अंदर पोरोसिटी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो एयर को यहाँ पे क्या करेगा, सक करेगा, ड्रॉ करेगा। तो इसी को बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। आपका क्या होगा, ये इस तरीके का अगर आप स्प्रू यूज करते हो तो आपका एयर बाहर से सराउंडिंग से मोल्डिंग सैंड से होता हुआ आपके लिक्विड मेटल के साथ मिक्स हो जाएगा और वो जाके गैस इफेक्ट फॉर्म करेगा। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं कि हम टैपर्ड यूज करते हैं स्प्रू जो होता है वो हम टैपर्ड यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया कि आप जो है स्ट्रेट भी ले सकते थे, लेकिन वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली डाउन होने पे वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो यहाँ पे जो एरिया
जिसमें वो लिक्विड मेटल फ्लो नहीं कर रहा, उस एरिया पे क्या होगा, निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो यहाँ पे सराउंडिंग से मटेरियल आपका एयर सक करना, ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एयर जो है मिक्स हो जाएगा आपका लिक्विड मेटल के साथ, जो कि आपका डिफेक्ट फॉर्म करेगा। तो डिज़ाइन देखते हैं आपका स्प्रू का। तो सपोज मान लेते हैं कि आपका जो पोरिंग बेसिन है वो कुछ इस शेप का है। ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 3rd पॉइंट। ये हो गया ऊपर पार्ट पोरिंग बेसिन है, नीचे वाला पार्ट स्प्रू है। तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं पॉइंट बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन। तो क्या होगा, P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू हाइट ले लेते हैं, ये है H, ये है आपका HS, इसको मानते हैं H ऑफ स्प्रू, H ऑफ C कप मान सकते हो, ठीक है। और ये जो है HT टोटल हाइट HT। तो क्या होगा, हम बेस इस पॉइंट को मान रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका 2 पॉइंट का G इंटू HS, ऐसे ही P3 डिवाइड बाई रो V3 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू हाइट की वॉल्यूम क्या है 0, ठीक है। अभी आप एज्यूम कर सकते हो H3, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब P2 एंड P3 मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मान लो यहाँ से यहाँ प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट होगा। तो P2 और P3 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो P2 P3 आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। अब V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू HS इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक। अब हम लगाते हैं पॉइंट 1 एंड 3 के बीच में, पॉइंट 1 एंड 3 के बीच में। तो P1 बाई रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू क्या हो जाएगा HT इक्वल टू P2 बाई रो प्लस P3 बाई रो V3 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू H3। ये तो 0 हो गया, जाएगा S3 वाला पार्ट। यहाँ पे भी P1 P3 सेम होना चाहिए, अदरवाइज एस्पिरेशन इफेक्ट होगा, तो ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। V1 इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट 0, V1 की वैल्यू 0, एकदम स्टैग्नेंट होगा, नियरली 0 नहीं होगा लेकिन क्लोज टू 0 होगा, इसलिए हम इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो G इंटू HT इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई 2, सो V3 इक्वल टू क्या हो गया, √2G HT, ठीक है। या V3 स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू HS इक्वल टू G इंटू HT। तो VT स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, G इंटू HT माइनस HS। तो क्या हो जाएगा, G इंटू HT माइनस HS क्या होगा, HT माइनस HS इक्वल टू HC। तो यहाँ से V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू G इंटू HC। तो यहाँ से एक ये पार्ट आपने गेन कर लिया, दूसरा पार्ट आप यहाँ ही से देख लो। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2G HC। ये पार्ट आपने देख लिया, ठीक है। तो V2 बाई V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2G HC बाई √2G HT होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 बाई V3 इक्वल टू √HC बाई HT। अब
कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। सो A2 V2 इक्वल टू A3 V3। तो क्या होगा, V2 बाई V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 बाई A2। तो वहाँ पे पुट कर देते हैं, A3 बाई A2 इक्वल टू V2 बाई V3 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू HC बाई HT। तो HC बाई HT को क्या ले सकते हैं, A3 बाई A2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक इस तरीके का इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने डिजाइन किया है ये स्प्रू टैपर्ड और स्ट्रेट कोनिकल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, ये पैराबोलिक होना चाहिए। इस इक्वेशन से पैराबोलिक होना चाहिए। बट पैराबोलिक में आप लिख सकते हैं स्प्रू मस्ट बी पैराबोलिक। बट पैराबोलिक जो है आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेट कोनिकल बनाते हैं। मतलब आपका स्प्रू जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए पैराबोलिक, लेकिन हम बनाते कैसा है, हल्का सा टैपर्ड स्ट्रेट बनाते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, प्रिपरेशन डिफेक्ट है, तो हम स्ट्रेट बनाते हैं। आपका स्प्रू जो होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ स्प्रू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ रनर। डिजाइन ऑफ रनर, तो रनर का जो डिजाइन इस ऐसा करते हैं कि आपका मिनिमाइज टर्बुलेंस हो सके, टर्बुलेंस आपका जो है मिनिमाइज हो। तो टर्बुलेंस मिनिमाइज करने के लिए और लॉसेस कम हो डिस्चार्ज में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेपेजॉइडल टाइप। ट्रेपेजॉइडल अगर आप यूज करोगे तो लेस टर्बुलेंस होगा, प्लस लेस लॉस इन डिस्चार्ज होगा। तो टर्बुलेंस जो आप ट्रेपेजॉइडल आप जब प्रिपेयर करोगे तो कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, डिजाइन देख लेते हैं। तो ये जो है डेप्थ हो गया D और ये हो गया आपका W। तो इसमें जो W है वो 2 टाइम्स D होता है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस है ये। तो ट्रेपेजॉइडल किस लिए यूज करते हैं, ताकि कम से कम टर्बुलेंस हो और लेस लॉसेस इन डिस्चार्ज हो। लेकिन जो ट्रेपेजॉइडल है वो प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का यूज करते हैं। रनर जो प्रिपेयर करते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का यूज करते हैं। अब सिलेंड्रिकल शेप से क्या होता है कि हीट जो लॉस होता है, हीट लॉस इज मिनिमाइज्ड। हीट लॉस आपका जो होता है वो मिनिमाइज होता है अगर आप यूज करते हो सिलेंड्रिकल टाइप। तो सिलेंड्रिकल टाइप आप रनर यूज कर सकते हो। ट्रेपेजॉइडल भी यूज करते हो, लेकिन थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, प्रिपरेशन डिफेक्ट हो, प्रॉब्लम होगा। और उसमें जो साइज होता है, विड्थ जो होता है, W जो होता है 2 टाइम्स डेप्थ होता है D की। ये होता है आपका, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल टाइप का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हो गया आपका गेटिंग डिजाइन में, हो गया आपका पोरिंग बेसिन, स्प्रू एंड रनर। नेक्स्ट जो है गेट। तो गेट में भी डिफरेंट तरीके का गेट है। आप किस तरीके से आप लिक्विड मेटल को पोर करते हो मोल्ड के अंदर,
तो वो डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है टॉप गेट, दूसरा है बॉटम गेट, थर्ड है पार्टिंग लाइन गेट, फोर्थ है स्टेप गेट। 4 तरीके का गेट है, चारों का मतलब अलग अलग डिजाइन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप गेट। अब फिगर देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा टॉप गेट होता क्या है। ये आपका मोल्ड है, कैविटी, इसके जस्ट ऊपर जो है स्प्रू होता है। ये हो गया आपका पोरिंग बेसिन, ये मोल्ड हो गया, मोल्ड कैविटी। तो ये जो गेट है, ये वाला पार्ट जो गेट है 3 पॉइंट, और ये पार्ट क्या हो गया 2 पॉइंट, और ये पार्ट हो गया 1 पॉइंट। तो जो 3 वाला पार्ट है यही जो है गेट है। तो गेट जो है टॉप गेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मोल्ड के जस्ट टॉप पे है इंस्टॉल, इसलिए इसका नाम क्या है टॉप गेट। तो इसका डिजाइन देखते हैं। तो हम लगाते हैं आपका बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3, 1 एंड पॉइंट 3। तो पॉइंट 1 एंड 3 लगा तो P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, G इंटू सेम वैसे ही ले लेते हैं HS टोटल हाइट HT, और ये जो है HC या फिर कुछ भी ले सकते हो, H भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया G इंटू HT इक्वल टू P3 बाई रो प्लस V3 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू H3। तो ये तो 0 हो जाएगा। P1 P3 सेम होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। स्टार्टिंग में V1 क्या होगा 0, तो G इंटू HT इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई 2, दैट इज V3 इक्वल टू √2G HT। तो V3 क्या है, V3 स्प्रू के अंदर भी है, जस्ट अगर स्प्रू के अंदर मानते हैं तो स्प्रू के एंड पे जो वेलोसिटी है, या फिर गेट का वेलोसिटी है, ये भी तो गेट ही है। तो V3 इक्वल टू VG, G जो है गेट का सिंबल है, √2G HT। तो A3 का एरिया भी जो क्या होगा वो गेट का ही एरिया होगा, ठीक है। A3 इक्वल टू AG। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी इंटरिंग, वेलोसिटी पासिंग ऑफ लिक्विड मेटल थ्रू गेट, V3 इक्वल टू VG इक्वल टू √2G HT। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा फिल होने में, इस मोल्ड को कम्प्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा बाय द हेल्प ऑफ टॉप गेट। तो हम वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम का कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा देते हैं। तो dt टाइम में सपोज आपका dh यहाँ ले लेते हैं, dt टाइम में dh आपका मटेरियल हाइट फिल हुआ dh। तो dt इंटू AG इंटू VG, मतलब इस पॉइंट से AG इंटू VG इंटू डेल्टा T टाइम में जो मटेरियल फ्लो हुआ वो कहाँ जाएगा AM क्या है एरिया ऑफ बेस, ये वाला एरिया बेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मोल्ड, AM इंटू DH होगा। ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल हुए। तो अब निकाल लेते हैं dt क्या होगा, dt इक्वल टू AM बाई AG इंटू DH बाई VG। तो dt को लिख सकते हैं AM बाई AG इंटू DH बाई √2G HT लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, h इक्वल टू क्या था 0, एट टाइम t इक्वल टू सपोज टोटल टाइम TF लगा फुल करने में, तो उस समय पे h इक्वल टू क्या होगा, मान लिया इसका हाइट जो है मोल्ड का हाइट जो है वो है HM, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा HM। तो हम लगा देते हैं t इक्वल टू 0 से लेकर TF तक
और h इक्वल टू 0 से लेके एच एम तक। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू ए एम बाई ए जी। ये फिक्स है, ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2GHT और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एम। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो टी एफ इक्वल टू हो गया ए एम इंटू एच एम डिवाइडेड बाई ए जी इंटू, ये वी जी ही है, इसको वी जी में चेंज कर लेते हैं, बस वो दिखाने के लिए था कि कोई वेरिएबल नहीं है। अब एच ए एम इंटू एच एम क्या है, ये देखो, इसमें देखो ए एम इंटू एच एम, ये पूरा वॉल्यूम है इस मोल्ड बॉक्स का, मोल्ड का। तो टी एफ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वी एम बाई ए जी इंटू वी जी। जो यहाँ पे वी एम है वो है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, यहाँ पे वी जी जो है वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ गेट, वेलोसिटी एट गेट। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा फिल करने में, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाई ए जी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट इनटू वेलोसिटी एट द गेट ऑफ लिक्विड मेटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ टॉप गेट, देख सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बॉटम गेट। डिजाइन ऑफ बॉटम गेट, तो बॉटम गेट आप देख लो, ये हो गया आपका मोल्ड कैविटी, .1, .2, .3, ये हो गया ए एम, इसका हाइट हो गया एच एम, पहले की तरह हाइट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप, ये हो गया गेट, तो यहाँ पे अगर वीजी की बात करें तो क्या होगा, सेम पहले की तरह देख लो आप, क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू गेट की 2 इंटू जी इंटू, ये हाइट क्या है एच टी, ये हाइट क्या है एच एस, और ये हाइट क्या है एच सी। ठीक है, और कुछ सपोज कुछ टाइम बाद आपका मटेरियल यहाँ तक फिल है और ये आपका डी एच है, ये आपका एच है और ये जो है आपका डी एच है। तो बॉटम गेट क्यों है, क्योंकि देखो आप बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो मोल्डेड मटेरियल को फिल करना। तो जैसे टॉप गेट में अभी आपने देखा कि टॉप गेट में डायरेक्टली आपका मटेरियल हाई वेलोसिटी से मोल्ड के अंदर फिल हो रहा है, जिससे क्या हुआ कि हो सकता है कि ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा वेलोसिटी से फीड हो रहा है, तो आपका मोल्डिंग सैंड जो इरोड होगा, इरोजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्लस टर्बुलेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस टॉप गेट से हम नॉन फेरस मटेरियल्स की कास्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन फेरस मटेरियल की मोस्टली जो है कूलिंग रेट ज़्यादा, हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो हम इसलिए जो है इस टॉप गेट से हम नॉन फेरस मटेरियल का कास्टिंग नहीं करते हैं, केवल फेरस मटेरियल का कास्टिंग करेंगे। वैसे ही बॉटम गेट में आप देख लो स्मूथली फ्लो कर रहा है और स्मूथली लेयर बाय लेयर फिल हो रहा है, जिसमें किसी तरीके का स्प्लेस नहीं है, हाई वेलोसिटी से फिल नहीं हो रहा, तो ये जो है आपका स्मूथली फिल हो रहा है, तो इसमें फेरस मटेरियल की आप कास्टिंग कर सकते हो, सॉरी नॉन फेरस मटेरियल का। तो वैल्यू क्या होगा, वी जी इक्वल टू, इस पॉइंट पे वी जी या वी थ्री इक्वल टू 2GST माइनस एच होगा, 2GST टोटल हाइट माइनस कितना फिल हुआ, फिल जैसे जैसे धीरे धीरे फिल होता जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि लेयर हाइट लेयर बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ था यहाँ था यहाँ था, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होता जाएगा। तो ये हो गया आपका वी जी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगा देते हैं, तो डी टी इंटू ए जी इंटू वी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इंटू डी एच। डेल्टा टी टाइम में कितना मटेरियल फ्लो की, ए जी इंटू वी जी इक्वल टू ए एम इंटू डी एच।
यहाँ पे लिख लेते हैं डी टी इक्वल टू ए एम बाई ए जी डी एच बाई वी जी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख चेंज कर दो 2GHT माइनस एच। ठीक है, सेम वैसे ही टी इक्वल टू 0 पर क्या था, एच इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी एफ पर क्या होगा, एच इक्वल टू एच एम। तो लगा दो आप बाउंड्री कंडीशंस, 0 टी एफ डी टी इक्वल टू ए एम बाई ए जी, अंडर रूट 2G बाहर ले सकते हो, अंडर रूट 2G बाहर ले लिया, बचा क्या, डी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस टी माइनस एच, 0 से एच एम तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू ए एम बाई ए जी रूट 2G। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इंटीग्रेशन लगा दोगे तो एस टी माइनस एच की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और माइनस एच को जब इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एम और 0। तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए जी रूट 2G। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस है साथ में ले लो, तो 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये माइनस बाहर ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, एस टी माइनस एच, ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एम 0। तो टी एफ की वैल्यू ले लो, -2 टाइम्स ए एम डिवाइडेड बाई ए जी अंडर रूट 2G, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले एच टी माइनस एच एम हो जाएगा, एच टी माइनस एच एम की पावर 1/2 माइनस, जब 0 पुट करके तो क्या होगा, एच टी की पावर 1/2। ठीक है, माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स ए एम बाई ए जी रूट 2G। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टी की पावर 1/2 माइनस एच टी माइनस एच एम की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया टी एफ टोटल टाइम। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ बॉटम गेट को फिल करने में, बॉटम गेट के थ्रू मोल्ड को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब एक कंडीशन लेते हैं, इफ़ एच टी इक्वल टू एच एम, मतलब जो है ये जो हाइट है, अगर मोल्ड का भी उतना ही हाइट होगा तो एच टी इक्वल टू एच एम होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। टी एफ इक्वल टू क्या होगा, 2AM बाई ए जी इंटू 2G, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एच टी की पावर 1/2, एच टी एच एम बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो 2 टाइम्स ए एम ए जी रूट 2G, और यहाँ पे क्या हो गया, रूट एच टी, ये इसको लिख सकते हैं रूट एच टी। अब ऊपर नीचे रूट एच टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे एच टी से मल्टीप्लाई कर दे रूट एच टी से, तो क्या हो जाएगा, 2AM एच टी डिवाइडेड बाई ए जी, और ये रूट 2G एच टी क्या होता है, वी जी। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ये एच टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2AM इंटू एच एम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए जी इंटू वी जी लिख सकते हैं, टी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम इंटू एच एम क्या है, 2 टाइम्स वी एम है, वॉल्यूम ऑफ द मेट्री मोल्ड, ए जी इंटू वी जी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि टी एफ कितना लगा, टी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स वी एम बाई ए जी इंटू वी जी। तो ये एक चीज़ आप देख पा रहे हो, 2 टाइम्स ऑफ टी एफ लग रहा है किसके, टॉप गेट के, टी एफ ऑफ बॉटम। तो यहाँ पे आप टॉप गेट पे फिर से देख लो, टॉप गेट का फॉर्मूला क्या है, वी एम बाई ए जी इंटू वी जी। ऐसे ही 2 टाइम्स वी एम बाई ए जी इंटू वी जी, तो 2 गुना टाइम लगेगा। अगर आप बॉटम गेट से फिल करते हो, अगर
कंडीशन क्या है कि THT इक्वल टू HM है। तो बाय द वे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, TF टोटल टाइम फिल करने में 2AM/AG √2G ब्रैकेट में ST की पावर 1/2 माइनस ST माइनस HM की पावर 1/2। तो ये हो गया डिजाइन ऑफ द बॉटम गेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड जो है डिजाइन ऑफ पार्टिंग लाइन गेट। डिजाइन ऑफ पार्टिंग लाइन गेट, तो पार्टिंग लाइन का कैसा होगा देख लो आप। नाम से ही पता चल रहा है पार्टिंग लाइन, हम एक पढ़े थे एक जगह कुछ पहले। मतलब इसमें दोनों पार्ट होगा, टॉप जैसे ये हो गया आपका पार्टिंग लाइन 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ मान सकते हैं, ये जो हो मान सकते हो G गेट का पार्ट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन जो पोर्शन A और B है, तो पोर्शन जो A है वो टॉप गेट की तरफ फिल हो रहा है और पोर्शन जो B है वो किसकी तरफ फिल हो रहा है, वो बॉटम गेट की तरफ फिल हो रहा है। तो इसमें दोनों पोर्शन है, टॉप गेट आधी इतना पोर्शन H1 जो पोर्शन है वो टॉप गेट की तरफ फिल होगा और S2 जो पोर्शन है वो बॉटम गेट की तरह यूज होगा। तो इसमें जो आपको इक्वेशन लगाना है H1 के लिए टॉप गेट के लिए ये वाला फॉर्मूला टाइम फिलिंग के लिए यूज करना है, और जब आप बॉटम गेट यूज करोगे तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इससे जैसे कि मैंने बोला था कि टॉप गेट से आप क्या करते हो, नॉन फेरस का कास्टिंग नहीं कर सकते, मतलब कि फेरस कर सकते हो। बॉटम गेट से नॉन फेरस की कास्टिंग आप कर सकते हो। और पार्टिंग लाइन गेट से क्या हो गया, आप दोनों फेरस एंड नॉन फेरस दोनों कर सकते हो। ठीक है, पार्टिंग लाइन से आप दोनों, तो इसके लिए कोई अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टॉप गेट बॉटम गेट दोनों कर चुके हैं। तो A पार्ट जो है टॉप गेट, B पार्ट जो है बॉटम गेट, दोनों की प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, दोनों की डिजाइन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप गेट। स्टेप गेट, अब स्टेप गेट का यूज तब होता है जब बड़ी बड़ी साइज का बिगर साइज का आपको प्रोडक्ट कास्ट करना है। तो बड़े बड़े साइज का प्रोडक्ट जब आपको कास्ट करना होता है तो आप क्या करते हो कि मल्टी गेट बनाते हो, मतलब बहुत सारे गेट होते हैं एट ए टाइम। बहुत सभी गेट से आपका मटेरियल क्या होता है, फ्लो होता रहता है और फिल होता रहता है। तो ये हो गया रनर, ये हो गया स्प्रू, यहाँ से मोल्टेन मटेरियल फिल होता है और ये आपका पूरा का पूरा कास्ट आपका मोल्ड है, तो ग्रेजुअली आपका फिल होता रहता है। तो आप एट ए टाइम बड़े बड़े कास्टिंग के लिए गेट यूज करते हो। तो ये वाला गेट जो है, जब इस गेट से मटेरियल आपका फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, ये टॉप गेट हो गया। फिर जब ये नीचे से फ्लो करना शुरू हो गया तो ये बॉटम गेट का फंक्शन काम करेगा। जब ये फिल हो जाएगा तो फिर ये फिल करेगा। तो इस तरीके से आपका सभी गेट से आपका मटेरियल फ्लो होता रहता है। ठीक है, इसमें भी बॉटम गेट टॉप गेट दोनों यूज होता है। तो ये जो है आपका बड़े बड़े साइज के प्रोडक्ट की कास्टिंग के लिए यूज करते हो, जिससे कि आपका मटेरियल जो है इजीली कास्ट हो जाए विथ लेस टर्बुलेंस, लेस स्प्लैशिंग ऑफ लिक्विड मेटल। ठीक है, तो अभी तक हमने इस क्लास में क्या डिस्कस किया, डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट, जिसमें डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए डिजाइन करने से पहले। तो पहला डिजाइन हमने किया पोरिंग बेसिन का। किया कि पोरिंग बेसिन जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस है इसका डायमेंशन अचीव किया जिससे कि टर्बुलेंस और आपका स्प्लैशिंग कम से कम होता है, इरोजन कम होता है। तो इस तरीके के डायमेंशन यूज करते हैं। डिजाइन ऑफ स्प्रू हमने पढ़ा, स्प्रू में एयर एस्पिरेशन हमने इफेक्ट पढ़ा,
कब होता है, जैसे आप सिलेंड्रिकल नहीं यूज कर सकते, आप कोनिकल यूज करते क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, एरिया कम हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, वो क्या करता है, एयर को सक करता है। तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ स्क्रू। डिजाइन ऑफ स्क्रू के बाद हमने डिजाइन ऑफ रनर देखा। ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ट्रेपेजोइडल लेस टर्बुलेंस और लेस डिस्चार्ज लॉस के लिए यूज करते हैं। टर्बुलेंस स्फेरिकल किस लिए यूज करते हैं, हीट लॉस मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन डिफिकल्ट होता है ट्रेपेजोइडल मैन्युफैक्चर करना, इसलिए हम सर्कुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमने गेट कवर किया, इसमें टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट, स्टेप गेट। तो टॉप गेट का टाइम फिलिंग, टोटल टाइम फिलिंग का फॉर्मूला ये है। बॉटम गेट के लिए आप यूज जब करोगे तो बॉटम गेट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। उसके बाद जो है डिजाइन ऑफ पार्टिंग लाइन गेट। पार्टिंग लाइन में दोनों का फंक्शन होता है, टॉप गेट बॉटम गेट दोनों का फॉर्मूला फिलिंग के लिए यूज करोगे। और नेक्स्ट जो है स्टेप गेट, जिसमें आप बड़े बड़े साइज़ की कास्टिंग के लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें भी सेम फंक्शन होता है टॉप गेट का और बॉटम गेट का। तो इस तरह से आप बड़े बड़े कास्टिंग का प्रोडक्ट का यूज करते हो जिसमें कि लेस टर्बुलेंस और लेस स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल। थैंक यू।